Everyone, welcome to all in the SDM online classes. So it's our first chapter, chemical reaction and equations, part 3. क्लियर है ये? ठीक है. पार्ट 1 में हमने रिएक्शंस के बारे में रीड किया था. पार्ट 2 में हमने दो टाइप की केमिकल रिएक्शंस हम ऑलरेडी कर चुके थे और उसमें भी हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस ये हम कर चुके थे. ठीक है, क्लियर था. आई होप सो कि आपको वो क्लियर भी होंगी. Still, if you have any problem, please replay the video and try to understand that type of chemical reactions that we have already done. कौन कौन सी कर ली थी हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन कर ली थी. कॉम्बिनेशन के बाद हमने डिकम्पोजिशन कर ली थी. कॉम्बिनेशन मतलब क्या क्या किया था कि एक उसके अंदर उसमें रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को उसमें क्या किया, उसको रिएक्टेंट ने कंबाइन किया और क्या बनाया, सिंगल प्रोडक्ट बनाया था. ठीक है. डीकम्पोजिशन का मतलब होता है, कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कोई चीज फॉर्म करना एंड उसको ब्रेक डाउन करना, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ये था हमने. अब हमने उसके बाद इसी से रिलेटेड कि कौन सी जो रिएक्शन है दैट रिलीज द हीट एंड एनर्जी, दैट इज एक्सोथर्मिक एंड द केमिकल रिएक्शन दैट यूज द एनर्जी. ठीक है. और उसमें मैंने उसको आपको उसमें एग्जांपल्स भी क्लियर किए थे कि कौन से एग्जांपल्स आएंगे उसके अंदर. फोटोसिंथेसिस कौन सी रिएक्शन थी, एक्सोथर्मिक थी, एंडोथर्मिक, और रीजन भी क्लियर किए थे. अगर जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो वीडियोस प्लीज पूरा देखा करें ताकि आपको सारी चीजें जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए. आज जो हम करेंगे वो आज हमारी जो टॉपिक है वो आज हमारा है डिस्प्लेसमेंट. आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट जैसे एज इट्स नेम इंडिकेटेड कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है. प्लेसमेंट होती है कोई प्लेस और उसको डिस्प्लेस करना मतलब उसको अपनी जगह से उठाना. जैसे आप तुम्हारा क्या होता है, स्कूल में जाते हो, स्कूल में कैसे तुम्हारा फ्रेंड बैठे है, तुम और तुम्हारा फ्रेंड बैठा है, कोई बहुत राउडी तुमसे ज्यादा पावरफुल है और तुम्हारा दोस्त जो है थोड़ा सा कमजोर है, तो वो क्या करता है, उसका बैग उठाता है, दूसरी सीट पे रखता है और खुद आके तुम्हारे साथ बैठ जाता है. ऐसा होता है. ठीक है, ऐसा होता है, हमेशा होता है. ये क्लासेस के अंदर या कहीं पे भी होता है. जो ज्यादा पावरफुल है वो जाके जो पुअर बन है, जो वीक है थोड़ा सा, उसको उठाएगा और उसकी जगह अपने आप बैठ जाएगा. ठीक है, यही कहते हैं. इसी पे ये आपका ये उसमें भी चला था, जिसकी लाठी उसकी भैंस जो ज्यादा पावरफुल है वो अपना प्लेस बना लेगा, जो वीकर बना है उसको अपनी जगह से वहां से उठा देगा. तो सेम इसमें रिएक्शन में भी ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है इसमें भी आप सेम यही करोगे. ठीक है, कि ये आपने इसमें दो टाइप का पढ़ोगे. वन इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, इसमें सिंगल ही आपका कंपाउंड होगा, वो आपको डिस्प्लेस करेगा. और इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होगी. इसमें सॉल्ट सोल्यूशन एक होगा, एक मेटल होगी. इसके अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर दोनों ही सॉल्ट सोल्यूशन होंगे. ठीक है, इसमें स्टार्ट करने से पहले एक चीज और क्लियर कर दूं कि डिस्प्लेसमेंट में इट्स कंपल्सरी कि आपका जो प्रोडक्ट आप रिएक्टेंट जो आप यूज करोगे वो आपका सॉलिड में नहीं होगा, कंपाउंड फॉर्म में नहीं, वो एक एक्वस फॉर्म में मतलब सोल्यूशन के फॉर्म में होगा, तभी वो डिस्प्लेसमेंट कर पाएगा. सॉलिड फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाएगी. उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों ही एक्वस में होंगे, उनकी सॉल्ट सोल्यूशन के फॉर्म में होंगे. क्लियर है. और आज हम दूसरी एक चीज करेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन. ये हम आज ये 3 टाइप की रिएक्शंस हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. सो वॉच द वीडियो कम्प्लीटली. ये नहीं कि 2 मिनट का वीडियो देखा, 5 मिनट का वीडियो देखेगा तो उसमें आपको क्लियर नहीं हो पाएगा. ठीक है, जब तक आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक नहीं देखोगे तब तक आपको क्लियर नहीं हो पाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो इट्स आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच एटम एंड आइंस. अब आइंस का क्या मतलब है, जब मैंने आपको कहा कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगी तभी पॉसिबल है जब वो सॉल्ट सोल्यूशन में होगा. सोल्यूशन होगा तो आइंस ऑलवेज प्रेजेंट देयर. ठीक है, आपके आइंस आगे प्लस माइनस, एक में नेगेटिव चार्ज आ गया, एक में पॉजिटिव चार्ज, वही तो आइंस होते हैं. जब उसमें आइन शो नहीं होगा, NaCl होगा तो उसमें N पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा, या सल्फेट SO4 नेगेटिव, 2 नेगेटिव आ गया, कार्बोनेट CO3 नेगेटिव आ गया. तो दीज आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक और सिंगल आइंस इसमें प्रेजेंट होते हैं. तो ये क्या करता है, ये मूव फ्रॉम वन कंपाउंड टू अदर टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए
आपका जो आपका डिस्प्लेस हो रहा है वो कम रिएक्टिव हो रहा होगा और जो डिस्प्लेस कर रहा है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, यहाँ पे पावरफुल से हमारा मतलब है केमिस्ट्री में मोर रिएक्टिव होना और लेस रिएक्टिव होना। ठीक है, मोर जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, इफ द एटम्स आर केमिकल्स आर द मोर रिएक्टिव, वो ही डिस्प्लेस कर पाएंगे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। क्लियर हुआ ये? ठीक है, इसमें सबसे पहले तो कंफ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए कि डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, सबसे पहले तो नाम में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट में आप समझ जाना कि अगर डिस्प्लेसमेंट तभी हो सकती है जब एक स्ट्रांग होगा एक वीकर होगा। केमिस्ट्री में हम लोग लाठी वाली बात नहीं करते, हम बात करते हैं रिएक्टिविटी की, कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। और उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज जो मैंने इस वीडियो में दी है वो रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न करनी है, तभी आप केमिकल रिएक्शंस कर पाओगे कि कौन सा रिएक्टिव है। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, कौन किसको नहीं कर सकता है, ये आपको तभी पता चलेगा व्हेन यू लर्न द रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, कोई बहुत लंबी नहीं है, मैं इस वीडियो में आपके अगली कुछ नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर वो आपको मैंने रिएक्टिविटी सीरीज दी है जिसको आपको नोटबुक पे भी लिखना है और आपको उसको लर्न भी करना है, ताकि एटलीस्ट डिस्प्लेसमेंट वाले जो रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शंस होंगी उनको बहुत इजीली आपको एकदम देख के आइडिया हो जाएगा कि किसको डिस्प्लेस करना है। क्योंकि क्वेश्चंस अगर आपको आएंगे, कई बार आपको क्वेश्चन दे दिया होगा उन्होंने, एक सॉल्ट सोल्यूशन दिया होगा, एक मेटल दी होगी, तो और उसको आपने उसको बोले कंप्लीट इट, मतलब आपको पेपर में आएगा कि इसको केमिकल रिएक्शन लिखनी है और आप फटाफट क्या करोगे, आपके दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट रहेगा कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि एक को डिस्प्लेस करना है, दूसरे को अटैच करना है, तो आप क्या करोगे, उसको कर दोगे, लेकिन वो रिएक्शन गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये चेक करना बहुत जरूरी है कि जो डिस्प्लेस कर रहा है क्या वो सच में ही उस रिएक्शन, उस सोल्यूशन में से उस वीकर, क्या वो सच में ही वीक है जिसको वो डिस्प्लेस कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि तुमने गलती से लर्न ना करने की वजह से जो वीकर है उसी को ही डिस्प्लेस करवा दिया, उसी ने ही डिस्प्लेस कर दिया। तो ये तभी कर पाओगे जब आप उस रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करोगे। अब समझिए मैं क्यों इंपॉर्टेंट है ये। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि एक यहाँ पे क्या किया, ये देखो यहाँ से पहले समझा देती हूँ। ये आपका ए आ गया, ठीक है, ये BC आ गया, A प्लस BC ये रिएक्टेंट है। अब इसमें क्या किया, इसने क्या किया, A ने B को डिस्प्लेस कर दिया। इसका मतलब क्या है, A इज मोर रिएक्टिव देन B, तभी तो इसने A को हटाया यहाँ से और इसमें क्या, इसमें और यहाँ पे खुद इसने B को हटाने की वजह से खुद C के साथ खुद अटैच हो गया, सब्स्टिट्यूट कर दिया और B को जो पुअर था उसको अलग कर दिया। क्लियर हुआ? जो वीकर होता है उसको आप अलग बिठा देते हो ना जाके, तो ये सेम चीज है, दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपका ये आ गया, फिर इसने प्रोडक्ट क्या बन गया, A प्लस BC और इसने क्या बनाया, AC प्लस B। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव हुआ, A ज्यादा रिएक्टिव हुआ, इसलिए इसने B को हटाया, वो तो उसकी जगह यहाँ बैठ गया और B को अलग कर दिया। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई, एक ही इसमें क्या हुआ, एक ही जगह इसमें B की जगह खुद आ गया, A आ गया और B को अलग कर दिया। तो ये आपका आ गया सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपसे एक ही चीज डिस्प्लेस हुई ना, यहाँ पे A ने B को ही किया सिर्फ, इसमें ऐसा तो नहीं था कि C भी हुआ B भी हुआ, अलग अलग बने, नहीं, ये है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जनरल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये आपकी है, ये आपको ये शो किया, जनरल डिस्प्लेसमेंट इस तरह से होती है। दूसरा टर्म इसमें मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन A is more reactive, A is more reactive than B. If B is more reactive than A, then A will not displace C from BC. ठीक है, and reaction will not taken place। यही बात मैं कर रही थी आपको कि आपको सीरीज लर्न करनी है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ किस प्रोडक्ट की जगह आप लिखोगे नो रिएक्शन। इसी तरह की रिएक्शन पे जब आपका एक आपका सॉल्ट सोल्यूशन होगा, एक मेटल होगी और आपको बोलेंगे इसको रिएक्ट करो, अगर बाई चांस उसमें रिएक्शन में आपको क्या दिया होगा, अगर रिएक्शन ऐसी दे दी तो उसमें आप सीधा क्या लिखना पड़ेगा, नो रिएक्शन। तो आप क्या लिखोगे उसमें, आप उसमें नो रिएक्शन लिखोगे। रीजन उसमें नो रिएक्शन लिखने का इसका कि आपका जैसे आपका आयरन सल्फेट आ गया, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ इसमें मैं कि आपका आयरन सल्फेट आ गया, ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया ये आयरन सल्फेट,
यहाँ पे आ गया आयरन सल्फेट। ठीक है, ये आयरन है और यहाँ पे आपको मैंने लिख दिया आयरन और सल्फेट। ठीक है, ये आयरन सल्फेट है। अब आयरन सल्फेट को मैंने किसके साथ रिएक्ट कर दिया, यहाँ पे आयरन सल्फेट को मैंने रिएक्ट कर दिया लेड के साथ, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ मैंने रिएक्ट कर दिया इसको लेड के साथ, और पीवी जिसका सिंबल क्या है, पीवी। ठीक है, ये आपको मैंने पीवी लिखा है, ये पीवी लिखा है। अब आपको एग्जाम में आ गया कि भाई ये रिएक्शन है, इसको कंप्लीट करो। तो डिस्प्लेसमेंट में आपने क्या करना है, फटाफट से उठना है, इसको लेड आपका सल्फेट के साथ कनेक्ट कर दोगे और आयरन को फ्री कर दोगे। लेकिन रिएक्शन क्या हो जाएगी, रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आप अगर रिएक्टिविटी सीरीज को जब मैं बाद में बताऊंगी इसमें, तो रिएक्टिविटी सीरीज में ये जो लेड है ये नीचे है, ये आयरन ज्यादा स्ट्रांग है और लेड लेस स्ट्रांग है। तो ये जो लेड है ये आयरन को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता, तो आप इसको आयरन सल्फेट बना ही नहीं सकते। तो यहाँ पे सिंपल वर्ड आ जाएगा नो रिएक्शन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो रिएक्शन। यहाँ पे कोई भी रिएक्शन होगी ही नहीं। क्लियर हुआ ये आपको? अब क्लियर हुआ और आप ये भी समझ गए कि अब रिएक्टिविटी सीरीज पक्का लर्न करनी पड़ेगी। ओके, लेट्स। तो आगे हमें कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एग्जांपल आ रहा है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। जिंक आपका डिस्प्लेस तभी कर रहा है, इसने जिंक ने क्या किया, यहाँ पे ये जिंक का सिंबल है Zn, कॉपर सल्फेट का है कॉपर सल्फेट। इसने क्या बनाया यहाँ पे, यहाँ का Zn ये SO4। तो क्या किया इसने, कॉपर को वहां से हटा दिया और खुद इस कॉपर को अलग कर दिया, क्योंकि रीजन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, so that's why they have a power to displace the copper from the copper sulfate solution and they attached with the sulfate, क्योंकि जिंक ज्यादा पावरफुल था। तो इसने क्या किया, सबसे पहले आपको कुछ इस पे कलर भी लर्न करने होते हैं। आपने क्या किया, इसमें जो जिंक आपका वो सिल्वरी व्हाइट कलर का है, केवल आपको कलर से रिएक्शन दी जाती है जिसमें आपको पहचाना। और वो जो कलर देते हैं वो बहुत अलग से नहीं, बहुत कॉमन कलर देते हैं। अगर कलर के बेस पे रिएक्शन आती भी है पेपर में तो बहुत कॉमन कलर देंगे जो आपको नॉर्मली पता होते हैं कलर सारे। उसमें क्या है, ये आपका जो जिंक है ये सिल्वरी व्हाइट कलर का है, और जब भी कॉपर सल्फेट या आपका कॉपर सल्फेट आपका एक्वस होगा तो ही ये ब्लू कलर देगा। तो ये आपका क्या है, कॉपर ब्लू कलर का है। लेकिन जैसे ही इसने जिंक ने कॉपर को वहां से हटाया और खुद अटैच हुआ, जिंक सल्फेट बनाया, ये क्या हो गया, ये कलरलेस हो गया। क्योंकि कलर किसकी वजह से था, इसके कॉम्बिनेशन की वजह से था। जब भी कॉपर सल्फेट के साथ कंबाइन करेगा तो अब ये ब्लू कलर देगा। अगर कॉपर की जगह जिंक लग गया तो ये कलरलेस हो जाएगा। और कॉपर अकेला इसमें किस कलर का है, रेड ब्राउन कलर का। किसका बन जाएगा, कॉपर रेड ब्राउन का। तो आपको कभी भी दे सकते हैं कि ऐसा कोई रिएक्शन लिखिए जिसमें जो प्रोडक्ट जो है वो कलरलेस है और रेड ब्राउन कलर का है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, या केवल आपको रिएक्शन दे दी होगी इसके कलर लिखो। ठीक है, अब सेम इसमें आ गया कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। अगर कॉपर आ गया, जिंक सल्फेट आ गया, यहाँ पे उल्टा कर दिया तो क्या आ जाएगा, नो रिएक्शन। रीजन वही आ जाएगा कि आपके रिएक्टिविटी सीरीज, यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज होगी जो अपर साइड पे होंगे वो आपके, मतलब यहाँ पे अगर जिंक, यहाँ पे अगर कॉपर आ गया और इसके ऊपर बाकी एलिमेंट्स आ गए तो इन सबको ये ज्यादा रिएक्टिव है इससे, तो ये उसको डिस्प्लेस नहीं करेगा, अपने से नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि नीचे वालों की रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो इससे कम होगी। अब दूसरा आपको दूसरा एग्जांपल इसी का ही दे रही हूँ, मेटल डिस्प्लेसमेंट का, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। ठीक है, किसका दे रही हूँ, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट का। पहले हमने जिंक सल्फेट का किया था, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक किया था, उसके बाद हमने दूसरा रिएक्शन किया था। अब हम एक और एग्जांपल इसी का ही है, ये आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। हमने क्या किया, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ली, इसमें टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया जो कि ब्लू कलर का है। यू नो दैट ना कि ये ब्लू कलर का है। इसके अंदर हमने ये आपकी ये नेल डाल दी इसके अंदर। ठीक है, नेल इसके अंदर डिप कर दी और उसको 1 वीक के लिए छोड़ दिया। अब उसके अंदर क्या रिएक्शन हुई, इसके अंदर क्या हुआ, रिएक्शन हुई। ठीक है, तो क्या हुआ, इसका जो कॉपर था, आयरन इसके अंदर से ब्रेक होके इसके अंदर आता गया और इसका जो कॉपर है वो यहाँ डिपॉजिट होता गया। समझ लो, 1 वीक के बाद इसमें तो आपका क्या किया कि ये आपका आगे ये ग्रीन आयरन सल्फेट सोल्यूशन, इसने धीरे धीरे ये जो कॉपर कलर, कॉपर का ब्लू कलर था ना, ये चेंज होने लग गया। ये क्या करने लग गया, चेंज होने लग गया ये।
चेंज क्यों होने लग गया? क्योंकि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई। केमिकल रिएक्शन क्या थी हमारी? आयरन जितना था यहाँ पे, ये आयरन जो था ये कहाँ जा रहा था? इस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, और यहाँ क्या बन रहा था? और यहाँ पे जो इसका जो कॉपर था वो कहाँ डिपॉजिट हो रहा था? आयरन नेल के ऊपर। ठीक है, तो धीरे धीरे मैंने आपको क्या कहा था, कॉपर सल्फेट तभी कलर देगा जब वो कॉपर सल्फेट होगा। अगर सल्फेट के साथ कोई और मेटल उसका कनेक्ट होगी तो उसका जो कलर ब्लू नहीं रहेगा। वही हुआ, कॉपर सल्फेट यहाँ से ब्रेक हुआ, कॉपर यहाँ डिपॉजिट हुआ, सल्फेट तो बीच में ही है बट कॉपर यहाँ हो गया, इसका आयरन यहाँ आ गया और उसने क्या किया, इसके जो कलर को चेंज कर दिया। अब इसका ग्रीन आयरन सल्फेट हो गया, क्योंकि अब इसने प्रोडक्ट क्या बना दिया यहाँ पे, आयरन, अलग या रिएक्शन क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया। अब यहाँ पे क्या बन गया, आयरन सल्फेट, और आयरन सल्फेट का कलर ब्लू नहीं होता है। कौन सा कलर दे दिया इसने, आयरन सल्फेट ने ग्रीन कलर दे दिया। ठीक है, और कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया, कॉपर क्या हो गया, अलग से रह गया। ठीक है, ये आपका सॉलिड फॉर्म में आ गया, क्योंकि ये आपका नेल के ऊपर चला गया था। नेल के ऊपर जो डिपॉजिट हुआ वो सॉलिड में है, एक्वस लिक्विड में क्या रह गया, आयरन सल्फेट। क्लियर हुई आपको रिएक्शन? क्यों हुआ? What could displacement mean? An element displace another in a compound. ये तो डिस्प्लेसमेंट हुई। कौन सा एलिमेंट डिस्प्लेस हुआ? इसमें आयरन डिस्प्लेस कॉपर। आयरन ने यहाँ पे घुला और इसने यहाँ से कॉपर को निकाला, कॉपर यहाँ पे आ गया, डिपॉजिट हो गया। तो ज्यादा स्ट्रांग कौन हुआ? आयरन ज्यादा स्ट्रांग हुआ, तभी इसने कॉपर को अलग बिठाया ना यहाँ पे। वाई कुड दिस एलिमेंट डिस्प्लेस? बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव। अब ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको रीजनिंग में आते हैं, देन नाउ यू आर एबल टू गिव द आंसर कि वाई दिस रिएक्शन इज टेकन प्लेस, क्यों हुई, रीजन पता है, लॉजिक पता है, टाइप पता है, नेम पता है। नाउ वी नो ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी सीरीज, जिसके बारे में मैं बहुत देर से बात कर रही थी कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है, कौन कम स्ट्रांग है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे आपका ये लिथियम है, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। ये ऊपर की साइड ये जो है ये आपके मोर रिएक्टिव हैं, जो नीचे की साइड है दीज आर लीस्ट रिएक्टिव, दीज आर लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, इनमें भी कंडीशंस हैं, कुछ आपके किसी के साथ रिएक्ट होती है, कुछ किसी के साथ रिएक्ट होती हैं। तो आपको ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है एटलीस्ट आपको ये लर्न करनी है। आपको पता है कि गोल्ड पे किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता, उसमें उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती है, उसको वो कभी काली नहीं होता, उसका जैसे सिल्वर काला हो जाता है लेकिन गोल्ड काला नहीं होता। दैट आर लीस्ट रिएक्टिव ये मेटल है ये गोल्ड, इसलिए इसकी शाइन भी ज्यादातर फर्क नहीं पड़ता, एज इट इज ही रहती है, जितना यूज करते हैं उतनी अच्छी होती है। तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज, ये आपकी लीस्ट रिएक्टिव मेटल है गोल्ड। ठीक है, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव है लिथियम, फिर पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको यू हैव टू राइट डाउन इन द नोटबुक ऑल्सो एंड लर्न इट वेरी वेल। ठीक है, तो आपको कोई भी रिएक्शन आएगी आपको पता है कि ये जिंक है, ये ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से। ठीक है, कोबाल्ट से आयरन ज्यादा इसमें है, निकल से कोबाल्ट ज्यादा है, टिन से निकल ज्यादा है। तो जो नीचे के अपने से नीचे वालों को डिस्प्लेस कर पाएगा, अपने से ऊपर वालों को नहीं, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है। हम सिर्फ जो हमसे वीकर है हम उसी को ही डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है जो आपको लर्न करनी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ ये आपको? ये आपका ये जिंक आ गया, और यहाँ पे आपको देखो निकल आपका यहाँ पे है, आयरन आपका यहाँ पे है। तो किस तरह से डिस्प्लेसमेंट है इसकी, क्लियर हुआ अब आपको ये सारा कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, समझ आया सारा आपको? नेक्स्ट हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, अब जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है हमारी, तो उसमें हमने कहा ये पहले तो हमारे पास क्या था, एक सोल्यूशन होता था और एक सॉलिड मटेरियल होता था, कोई मेटल होती थी। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में आपका AB एक सॉल्ट सोल्यूशन आ गया, CD दूसरा सॉल्ट सोल्यूशन आ गया। इसने क्या किया, इसका जो है इसने यहाँ पे C को किया एंड D के साथ कनेक्ट हुआ, और B जो है आपका वो C के साथ कनेक्ट हो गया। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है इसमें। अब ये दोनों एक्वस सोल्यूशन है, इट मीन्स इसमें सब में आयंस प्रेजेंट होंगे,
ठीक है। आइंस आपके बताए थे मैंने, Na पॉजिटिव, CO3, Cl, इसमें क्लोरीन का है, सल्फेट है, कार्बोनेट्स हैं, दीज आर कॉल्ड आइंस। अगर एक्वस सोल्यूशन है तो ये आइंस ही आपस में डिस्प्लेस होंगे, यही अपने सब्स्टिट्यूशन करेंगे, अपना प्लेस चेंज करेंगे, ठीक है। दूसरा इसका ये जनरल आपका रिएक्शंस आ गया। डबल डिस्प्लेसमेंट आपको क्लियर हुआ। रिएक्शन इन विच आइंस आर एक्सचेंज्ड, इसमें क्या आता है, आइंस आर एक्सचेंज, क्योंकि अब एटम्स रही नहीं ना, अब एटम्स इसमें क्या है, एक्सचेंज आइंस होंगे। अभी आपको जब रिएक्शन करूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा इसमें आइंस का, क्योंकि इसमें दोनों ही सोल्यूशन फॉर्म में है तो दोनों में ही आइंस प्रेजेंट होंगे और आइंस ही डिस्प्लेस भी होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, विच आइंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये इसका जनरल आ गया। जनरल जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने दी, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस CB, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहे हैं अब इसके हम। रिएक्शन तो आपको पता चल गया कि क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ आइन बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। दूसरा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। मीन्स अब जब इसमें दोनों ही सॉल्ट सोल्यूशंस हैं, आइंस इसके डिस्प्लेसमेंट हो गए, तो अब ये आइंस कुछ इस तरह से होंगे, ये जो सॉल्ट सोल्यूशन है कुछ इस तरह से होंगे कि एक उसमें इवापोरेट हो जाएगा, एक प्रेसिपिटेट बना लेगा, एक आप में कोई एम्फोटेरी, कुछ मतलब इसमें ऐसा होगा कि वो सीधा ही डायरेक्ट इवापोरेट हो जाएगा, वॉलेटाइल होगा ज्यादा, तो एक नीचे रह जाएगा और दूसरा वॉलेटाइल हो जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन होगी। तो इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। देयर इज वन मोर टर्म इनसाइड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या है इसका, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन का रिएक्शन है कि जब भी आपके इसमें प्रोडक्ट में एक अगर आपका सॉलिड बन जाता है, मतलब व्हाइट कलर का कुछ प्रेसिपिटेट नीचे रह जाता है, सॉलिड मटेरियल रह जाता है, इनसॉल्युबल पार्ट रह जाता है, सो दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट और दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दीज रिएक्शन आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट वाली है, ठीक है। इज एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड which known as precipitate. Any reaction that produce a precipitate can be called precipitation reaction. ठीक है, आपको क्लियर हुआ ये कि कैसे किस तरह से ये रिएक्शंस हो रही हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की। इसमें अब हम इसमें एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल आ गया, पहला आ गया सिल्वर नाइट्रेट और NaCl। अब मैंने बात क्या की थी, आइंस एक्सचेंज की। यहाँ पे आइन एक्सचेंज में क्या है, ये आपका NO3 क्या है, पॉलीएटॉमिक आइन है। Cl क्या है, आइन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। पता है ना आपको ये। सेम इसमें भी NO3 आपका आ गया, इसमें भी Ag पॉजिटिव है, NO3 नेगेटिव है, आपके चार्ज है इसमें। अब यही तो डिस्प्लेस हो रहे हैं। कैसे, Ag के साथ क्या कनेक्ट हुआ, Cl, और Na के साथ NO3, आइन डिस्प्लेसमेंट हुई। रिएक्शन क्लियर हुआ ये कि कैसे एक्सचेंज ऑफ आइन्स हुए दोनों में, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसमें Cl भी डिस्प्लेस हुआ और इसमें NO3 भी डिस्प्लेस हुआ, तो हुई तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें आपका ये जो AgCl है, ये आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, नीचे रह जाएगा और ये रिएक्शन, ये सोल्यूशन हो जाएगा NaNO3। क्लियर हुआ ये बेटा आपको, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, ये उसी का ही है, कैसे प्रेसिपिटेशन रह रहा है इसमें। ये रिएक्शन आ गई, इसमें हमने क्या लिया, Na, सोडियम सल्फेट ले लिया। सोडियम सल्फेट में आपका ये आपका आयन आ गया, बेरियम क्लोराइड में Cl आपका आयन आ गया, ये दो ट्यूब में ले लिया। अब जब इसकी रिएक्शन हुई, दोनों ने रिएक्ट किया, तो इसने क्या बना दिया, बेरियम सल्फेट। इसने क्या बनाया यहाँ पे, बेरियम सल्फेट। और दूसरा आपका क्या आ जाएगा, दूसरा रिएक्शन क्या बन गया, प्रोडक्ट जो आपकी रिएक्शन तो इन दोनों के बीच में हुई Na2SO4 और BaCl2, तो आपका रिएक्शन यहाँ पे इसमें ये रिएक्शन बन गई, प्रोडक्ट बन गया बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट ने आपका क्या कर दिया, यहाँ पे व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन गया। और दूसरी रिएक्शन आपकी ये जो लिक्विड है, ये आपका दूसरा रिएक्टेंट, दूसरा प्रोडक्ट बन गया और एक प्रोडक्ट आपका बेरियम सल्फेट का बन गया। आपको क्लियर हुई रिएक्शन, बेरियम सल्फेट बन गया, तो दूसरा क्या बच गया हमारे पास, NaCl। दूसरा क्या बन गया, NaCl बन गया, ठीक है।
वो सोल्यूशन में घुल गया उसका, और बाकी तो इसमें इसमें बैलेंसिंग आ जाएगी आपकी। नेक्स्ट जो टाइप है, ये आपको डबल डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया। ये आपको प्रैक्टिस करनी है, दो एग्जाम्पल एटलीस्ट सबके करने हैं, और बैलेंस की हुई रिएक्शंस को लर्न करना है। बैलेंस भी करना पड़ेगा ना आपको उसके साथ, उसमें बुक में भी आपके और दो और एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, तो वो एग्जाम्पल्स भी आपको प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि इन केमिकल रिएक्शंस में जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं उसमें। क्लियर हुआ ये? उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। दैट इज रिडॉक्स रिएक्शंस। ये आपकी क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स में रिडक्शन भी है और ऑक्सीडेशन भी है, दोनों ही टाइप के रिएक्शन है इसमें। ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन रिएक्शन भी है। अब क्या ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है? अब ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा, जो रिएक्शंस हैं, क्या ये भी रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है? यस, बिल्कुल हो सकती हैं रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि अगर उनमें भी, उन डबल डिस्प्लेसमेंट में भी अगर ऑक्सीजन का गेन और ऑक्सीजन का लॉस होता है, देन दैट इज ऑल्सो रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट ही कर रही है, अगर उसमें भी अगर ऑक्सीजन किसी प्रोडक्ट में गेन हो रही है और किसी प्रोडक्ट में अगर ऑक्सीजन लॉस हो रही है, तो यस, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द रिडॉक्स रिएक्शन। हम उनको डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को दो कैटेगरी में भी डाल सकते हैं, एक कैटेगरी में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। तो इधर नाम से इसमें इकट्ठा हम दोनों को, जबकि इस रिएक्शन में दोनों ही रिएक्शंस होती हैं, ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है, तो इसलिए हम इनको रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। रिडॉक्स रिडक्शन और OX से मतलब ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ कि जब भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी, जब भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी और नॉन मेटालिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑफ मेटालिक एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन। मतलब आपने रिएक्टेंट में मेटालिक मतलब आपने कोई मेटल लिया है या नॉन मेटल लिया है, जैसे आपका कार्बन आ गया उसमें और ऑक्सीजन आ गया, तो उसने क्या बना, कार्बन प्लस O बना, C+O बना दिया, उसने क्या बनाया, CO2। तो कार्बन के पास जब हम इस टाइम पे रिएक्टेंट को देखते हैं, कार्बन के पास रिएक्शन जब हुई तो कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन जब प्रोडक्ट बना तो क्या बना, CO2। तो यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई, क्योंकि कार्बन के पास अब क्या आ गया है, ऑक्सीजन आ गई है, देन इट इज नाउ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अब ये चाहे मेटालिक है या नॉन मेटालिक है, मतलब चाहे मेटल है या नॉन मेटल है, अगर वो ऑक्सीजन गेन करती है या ऑक्सीजन लूज करती है, उसमें मतलब ऑक्सीजन या तो गेन करती है या हाइड्रोजन को रिमूव करती है, तो ये क्या बना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई? अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। पहले आप रिडक्शन कर लो। ठीक है, रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो हम कंफ्यूजन को हटाते हैं, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बाकी चीजें भूल जाओ। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन। बार बार रिपीट कर रही हूँ कि इसमें हम रिएक्टेंट को देखते हैं कि रिएक्टेंट जब रिएक्शन हो रही थी तो रिएक्टेंट के पास क्या पहले ऑक्सीजन थी और बाद में प्रोडक्ट में ऑक्सीजन आ गई, इट मीन्स उसने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन किया, तो रिएक्शन क्या हुई, ऑक्सीडेशन, और इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई। रिडक्शन में उसने क्या किया, हमारे रिएक्टेंट ने हाइड्रोजन पहले नहीं था, बाद में हाइड्रोजन आ गया, तो क्या बन गया, मीन्स वो आपकी रिडक्शन हुई, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ। देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, द कंपाउंड और एलिमेंट विच गोज अंडर रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूस्ड। कंपाउंड और एलिमेंट विच गोज अंडर रिडक्शन इज कॉल्ड भी रिड्यूस, क्योंकि वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन आ गया, पहले हाइड्रोजन नहीं था, बाद में अगर हाइड्रोजन आ गया तो वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में उल्टा होता है, जहां हम लिखेंगे
कि ऑक्सीडेशन हुई, जहां पे जिस रिएक्शन में हम लिखेंगे कि ऑक्सीडेशन हुई, वहां पे उसमें एजेंट कौन सा बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बनेगा वहां पे, रिड्यूसिंग एजेंट। और जहां हम रिडक्शन लिखेंगे वहां पे क्या बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वहां पे क्या लिखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब अगर और कुछ नहीं होगा, कंफ्यूजन बहुत सारी होगी, तो ये पहले तो क्लियर हो गया। जहां रिएक्टेंट में हमने देखा कि पहले रिएक्टेंट में ऑक्सीजन नहीं है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन आ गई, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जहां ऑक्सीडेशन लिखेंगे वहां पे रिड्यूसिंग एजेंट लिखेंगे, क्योंकि आपको ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो कंपाउंड विच कैन ऐड ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन कंपाउंड विच कैन ऐड ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक कंपाउंड और रिमूव हाइड्रोजन और मेटालिक एलिमेंट आर नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कंपाउंड जो आपका ऑक्सीजन ऐड कर सकता है, ऑक्सीजन ऐड करता है, तो वो क्या बन गया, रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या बन गया, रिड्यूसिंग एजेंट। उसी ने ऑक्सीजन ऐड की तो वो क्या बन गया, एजेंट किसका बना, रिड्यूसिंग एजेंट बना। और जिसने जो आपका कंपाउंड और एलिमेंट विच कैन कॉज रिडक्शन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जो आपका रिडक्शन करता है वो क्या बन जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। और जब आपकी एक रिएक्शन में, आपको शायद इसमें एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, तो आपको अभी इसमें रिडॉक्स रिएक्शन आपको मैं पहले ही क्लियर कर पाई थी कि जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन प्रोसेस होगी, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। अब आपको रिएक्शन से शायद ज्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल अब हम बात करते हैं इस रिएक्शन की। ठीक है, इस रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। पहले हमने क्या किया, यहाँ पे क्या हुआ, पहले हम रिएक्शन देखते हैं। छोड़ो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, प्लस H2, कॉपर ऑक्साइड आ गया और H2। अब हमने क्या देखा इसमें कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसके पास ऑक्सीजन ऑलरेडी है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। क्लियर हुआ। जब हमने प्रोडक्ट देखा तो प्रोडक्ट में आपने क्या देखा कि इस कॉपर के पास यहाँ ऑक्सीजन थी, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो इसने क्या किया, अपनी ऑक्सीजन को क्या किया, लूज किया, अपनी ऑक्सीजन को लूज किया। तो इसने क्या किया, रिडक्शन। इसने क्या किया, रिडक्शन की, क्योंकि इसने क्या लूज किया, रिमूव किसको किया, ऑक्सीजन को रिमूव किया। तो इसने क्या शो किया, रिडक्शन। और इसने अब यहां देखो, ये क्या है, हाइड्रोजन H2, ये रिएक्टेंट में क्या था, H2, लेकिन इसके पास अगर हम प्रोडक्ट देखें तो क्या आ गया है, ऑक्सीजन। तो H2 ने क्या गेन किया, ऑक्सीजन। तो क्या इसमें क्या हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब आपको क्लियर हुआ ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है। जब ऑक्सीजन लूज की तो बनी रिडक्शन, और जब ऑक्सीजन गेन की तो प्रोसेस क्या हुई, ऑक्सीडेशन। ये आपको क्लियर हुआ, ये आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। सेम आपका अगर मैं कॉपर और ऑक्सीजन में अगर आपको समझाती हूँ, ये कॉपर और ऑक्सीजन, अगर मैं कॉपर करूं और ऑक्सीजन करूं यहाँ पे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। तो ऑक्सीडेशन हुई यहाँ पे। और अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन के, कॉपर प्लस CO2 प्लस H2, तो इसने क्या शो किया यहाँ पे, ये आपकी रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या ऐड हुआ, इस ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हुआ। तो ये इसने यहाँ पे क्या किया, ऑक्सीजन लूज हुई, इनकी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो रिडक्शन है, और यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई तो ये आपका क्या बन गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये आपको अब मिलता, आपको क्लियर हो गया है सारा। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप दोबारा इसमें रिएक्शन आपकी बुक में भी है, ये बुक में भी आप उसको क्लियर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं और रिएक्शन भी है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, यहाँ पे रिएक्शन क्या बन रही है, जिंक ऑक्साइड। यहाँ पे और कोई रिएक्शन आती है,
जिंक, इसमें आ गया आपका जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। ठीक है जी। अब इसने प्रोडक्ट क्या बना दिया, प्रोडक्ट क्या बना दिया इसने, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसने यहाँ पे ऑक्सीजन थी, इसने ऑक्सीजन ये लूज की, तो ये आपका क्या बन गया, यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन हुई ना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो इसने रिडक्शन शो की, और जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड के पास ऑक्सीजन वापस आ गई तो इसने ऑक्सीडेशन शो किया। ठीक है, तो ये आपके कुछ ये रिएक्शंस हैं जो आप इसमें क्लियर करोगे आप इसमें। तो ये नेक्स्ट आपका आ गया रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट और रिड्यूस प्रोडक्ट, अब ये आपको क्लियर करना है कि यहाँ पे ये जिंक आ गया। ठीक है, जिंक ने क्या किया, यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव की फॉर्म में आ गया, ऑक्सीडाइज किया इसने, और यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट है यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव, ये आपका क्या आ जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट आ गया, और ये आपका रिड्यूस प्रोडक्ट है, और ये ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट है जिसने गेन किया, क्योंकि गेन और लॉस करना इलेक्ट्रॉन्स को वो भी आपका इसी में आता है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में ही आता है, रिड्यूस और ऑक्सीडेशन की रिएक्शन में ही आता है ये भी आपका। उसके बाद हमारा जो इसका लास्ट टॉपिक है, वो लास्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे, कि डेली हम ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को कहाँ देखते हैं, कौन सी चीजें हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है। सबसे पहला एग्जांपल तो आपको एक बताया था रेस्पिरेशन का, जो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है उसके अंदर फूड ऑक्सीडाइज होता है और ये हमें एनर्जी देता है। लेकिन समटाइम आयरन है, अगर उसमें मॉइस्चर आता है उसकी ऑक्सीडेशन होती है तो ये क्या बना देती है, रस्ट बना देती है, और ये क्या करती है, प्रोडक्ट को स्पॉइल कर देती है। ये क्या करती है, प्रोडक्ट को स्पॉइल कर देती है, एक लेयर बना देती है उसके ऊपर। और कुछ एक आपका क्या करती है, मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑन द मेटल आर्टिकल्स। और इससे क्या करोड होना शुरू हो जाती है, मेटल धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाती हैं, वो भी ऑक्सीडेशन की वजह से ही है। ठीक है, ये भी इसका ड्रॉबैक है एक। अब ये जो रस्टिंग है, इसको हम लोग इसके जो रस्ट से इसको प्रिवेंट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं, आयरन की आर्टिकल्स पे हम उसको पेंट कर सकते हैं। एक बाहर एक पेंट की एक लेयर कर देते हैं ताकि जो अंदर जो मेटल है आयरन की वो डायरेक्टली ऑक्सीजन के इसमें कांटेक्ट में नहीं आए और उसके ऊपर ऑक्सीडेशन ना हो और उसकी जो अपर लेयर है वो करोड ना हो। And this process is called galvanization. This process is called galvanization। और इसमें हम क्या करते हैं, जिंक के ऊपर एक लेयर, जिंक की एक लेयर बना देते हैं, आयरन के ऊपर जिंक की एक लेयर बना देते हैं। उसमें भी इसका भी आंसर आपको रिएक्टिविटी सीरीज में मिल जाएगा कि आपका क्यों हमने इसकी जिंक की लेयरिंग बनाई है। उसके बाद दूसरा आपने देखा होगा कभी आपने कि जो आपका फ्राइड फूड होता है, फ्राइड फूड आपका उसमें आप देखते हैं कि चिप्स के बड़े बड़े पैकेट्स हैं, उसके अंदर भी नेचुरल है, जब आपके प्रोडक्ट है तो उसमें ऑक्सीजन तो होगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन से वो फूड की ऑक्सीडेशन से, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन हो जाती है इसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर, तो आपने कभी देखा होगा कि बहुत, अगर नमकीन का पैकेट है पुराना, कोई चिप्स वगैरह हैं जो बहुत पुराने हो गए हैं, तो जब आप उनको खोलोगे तो उसमें से गंदी सी स्मेल आती है। जब आप उसको खाओगे तो आप कहोगे कि इसमें टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा है, मतलब अलग सा टेस्ट आता है, ऑयल वो स्मेल करने लग जाता है एक्चुअली ये पैक्ड फूड के अंदर। सो दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी, दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ये आपका कंजप्शन के लिए अनफिट हो जाता है फूड, क्योंकि इसमें जो ऑयल वगैरह है, जो फ्राइड फूड के अंदर जो ऑयल है, जो फ्राइड फूड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये रेंसिडिटी को अवॉइड करने के लिए आप, ये जो हम लोग तो चिप्स वगैरह कितने खाते हैं, तो अगर इसको सेफ, तो वो ये चिप्स बनाने वाले पैकेट जब पैकेजिंग करते हैं तो वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस की फ्लशिंग कर देते हैं अंदर, बड़ा फूले फूले से बन जाते हैं, तो उसके अंदर हवा नहीं भरी होती है, नाइट्रोजन होती है। और नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, नाइट्रोजन क्या है, एक इनर्ट गैस है। तो ये इनर्ट गैस होने की वजह से खुद रिएक्ट नहीं करती है ये अंदर, ठीक है, लेकिन
जो ऑक्सीडेशन से ये उसको अवॉइड करती है। ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो खाना जो होगा, जो उसके अंदर चिप्स वगैरह जो होंगे, जो ऑयल है, जो उसमें फ्राइड फूड है, वो खराब नहीं होता है। ठीक है, इसलिए उसके अंदर नाइट्रोजन गैस की फ्लशिंग की जाती है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं कि क्यों नाइट्रोजन गैस की फ्लशिंग क्यों की जाती है, ताकि वो ऑक्सीडेशन से अवॉइड कर सके और ये फूड को सही से खाने लगे, उसको बना सके उसमें। ठीक है, तो ये रेंसिडिटी आपको समझ में आई। रेंसिडिटी होती है जो फूड स्पाइलेज है, उसका जो टेस्ट खराब हो जाता है, टेक्सचर खराब हो जाता है, स्मेल आना शुरू हो जाती है फ्राइड फूड की, चिप्स वगैरह की, दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। और ये आपको एयर टाइट में करते हैं इसको, और एयर टाइट का मतलब ये होता है जिसमें एयर नहीं होती है। तो इनमें चिप्स वगैरह के पैकेट में हम क्या प्रोवाइड कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस का, उसको फ्लश कर देते हैं, वहां पे उसको फुला देते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस को फिल कर देते हैं टू अवॉइड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये आपका चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट में कोई भी इश्यू होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो आप उसमें दोबारा से वीडियो देख सकते हैं। वीडियो में नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, और इसको जितनी बार वीडियो को देखोगे उतनी बार आपकी जो थॉट्स हैं क्लियर होंगे। बुक के अंदर केमिकल रिएक्शंस दी होंगी, उनको केमिकल रिएक्शंस को आप प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप सारे जो थॉट्स हैं वो क्लियर हो, सारा जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे आपके। क्लियर हुआ ये आपको सारी चीजें। और वीडियोस को कंप्लीट देखा करो, शुरू से लास्ट तक उन वीडियोस को देखा करो। जब पूरा एक बार में देखते हैं, शिफ्टों में देखो उसको, लेकिन वीडियो को कंप्लीट करो एंड देन कंप्लीट योर क्वेश्चन, असाइनमेंट्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको कंप्लीट करो। क्लियर हुआ? थैंक यू।